दोस्तों, आप सुन रहे हैं सच्ची कहानियाँ रौनित के साथ। आइए चलते हैं आज के अनाउंसमेंट की तरफ। कल की हमारी कहानी मीट फैक्ट्री पे सबसे पहला कमेंट सुमित जी ने किया था। सुमित जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए चलते हैं अब अपनी कहानी की ओर। मेरा नाम विवेक है। मैं ऐसे तो एक हिल स्टेशन का रहने वाला हूँ और मेरा घर काफी खूबसूरत जगह पे एक पहाड़ी पे है, लेकिन मेरी जॉब शहर में होने के कारण मैं हफ्ते में सिर्फ एक बार अपने परिवार से मिलने जा पाता था। वीकेंड में जाने के बाद पूरे वीकेंड मैं अपने फैमिली के साथ रहता था और उसके बाद मंडे होने से पहले पहले मैं वापस अपने शहर चला आता था। इसी तरीके से मेरी जिंदगी ठीक ठाक सी चली जा रही थी। काफी कुछ अच्छा था। मेरे फैमिली में मेरे माता पिता थे और मैं था। मैं उनका एकमात्र पुत्र था और जब कोई एकमात्र बेटा होगा या बेटी होगी तो उसे पता होगा कि उसके ऊपर जब वो अच्छा कमाने लगे या सेटल हो जाए तो उसके फैमिली शादी के लिए कितना दबाव देते हैं। मेरे साथ भी वही हो रहा था। मेरी अच्छी खासी नौकरी थी, मैं काफी अच्छा कमा लेता था। ऊपर से मम्मी पापा मुझ पे हमेशा ये प्रेशर बनाते रहते थे कि अब तुम्हारी उम्र हो गई है, तुम अच्छा कमा भी लेते हो, तुम आराम से अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हो, तो तुम शादी कर लो। वो कभी किसी रिश्तेदार तो कभी किसी रिश्तेदार की बेटियों के रिश्ते मेरे लिए लेके चले आते थे। मैं उन्हें डायरेक्ट तो मना नहीं कर सकता था, लेकिन मैं उन्हें एक ही बात कह के हमेशा टाल देता था कि मैं एक प्रमोशन का वेट कर रहा हूँ। जैसे ही मेरा वो प्रमोशन हो जाएगा मैं पक्के से शादी कर लूंगा। और मुझे यह अंदाजा था कि उस प्रमोशन के होने में अभी कम से कम 2 साल लगेंगे। इस बहाने आराम से 2 साल तक के लिए माता पिता को टाला भी जा सकता था और साथ ही साथ मैं अपने काम पे पूरी तरीके से फोकस भी कर सकता था, क्योंकि सच में भी कहीं ना कहीं मुझे उस प्रमोशन की आस थी। मैं दिल से चाहता था कि मुझे वो प्रमोशन मिल जाए, क्योंकि उसके बाद मेरी लाइफस्टाइल और जिंदगी सब कुछ बदल सकता था। मैं अपने माता पिता को वो सारी खुशियां दे सकता था जो अभी नहीं दे पा रहा था। हालांकि अभी भी मेरा पैकेज काफी अच्छा था, लेकिन मैं जो प्लान्स बना के रख रहा था उनके लिए वो प्रमोशन काफी जरूरी था। तो यहाँ पे एक पंथ दो कार्य हो रहे थे। एक साथ तो मुझे प्रमोशन मिल जाता, दूसरी तरफ शादी के लिए भी आराम से माता पिता को टाला जा सकता था। इन्हीं सारी चीजों के बीच मेरे माता पिता एक और चीज को लेके मुझ पे अक्सर गुस्सा रहते थे, और वो चीज थी रात में ट्रैवल करने को लेकर। मैं हमेशा शाम का ऑफिस कंप्लीट करने के बाद घर पे जाके कपड़े बदल के उसके बाद अपने घर के लिए निकलता था, वीकेंड की छुट्टियों को मनाने के लिए। लेकिन मेरे माता पिता हमेशा कहते थे कि अगर तुम्हें निकलना ही है तो या तो सुबह में निकलो या तो अगले दिन आओ, एक दिन कम रुको, चलेगा, लेकिन शाम में मत आया करो। क्योंकि उनके मुताबिक रास्ते में एक ऐसा जगह पड़ता था, एक ऐसा स्थान पड़ता था जो कि चुड़ैलों के लिए बहुत फेमस था। वो स्थान जंगलों के बीच कुछ खंडहर थे, वही पड़ता था। वो खंडहर इतने डरावने लगते थे जैसे कि सच में वहां कोई ऐसी शैतानी शक्ति मौजूद हो। लेकिन मैं इन सारी चीजों पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया करता था। माता पिता के समझाने से ज्यादा मुझे इस चीज की फिक्र रहती थी कि मैं उनके साथ ज्यादा समय बिता सकूं। अब पता नहीं ज्यादा समय बिताना जरूरी था या अपना ख्याल रखना, क्योंकि वो मेरे लिए ही तो बोल रहे थे। लेकिन मैं इस हिसाब से सोचता था कि मुझे उनके साथ अधिक से अधिक समय बिताने मिल पाए, क्योंकि नौकरी के वजह से मैं उनके साथ रह तो नहीं पा रहा था, लेकिन उनके ज़रूरत की सारी दवाइयाँ और बाकी सारी चीज़ें भी मैं अपने वीकेंड्स की छुट्टियों में अपने साथ ही लेके जाता था।
और उनके साथ समय बिता के मुझे बहुत अच्छा भी लगता था। इसीलिए मैं अपने ऑफिस के खत्म होने के बाद रात में ही अक्सर ट्रैवल करता था और अपनी कार को ड्राइव करते हुए आराम से मजा लेते हुए जाता था। हालांकि पूरे रास्ते मेरे माता पिता मुझे कॉल या मैसेज करते रहते थे, कहाँ तक पहुँचा, कहाँ तक पहुँचा, ये चेक करने के लिए। लेकिन मुझे तो अपने तरीके से जीने में बहुत मज़ा आ रहा था। हालांकि मैंने उस रास्ते पे कई बार बहुत सारी अनोखी चीज़ें भी देखी, जैसे मेरे ड्राइव करते वक्त अचानक से मेरे गाड़ी के सामने कोई परछाई आ जाए और वो मेरे नज़दीक पहुंचते पहुंचते तक गायब हो जाए। अचानक से कोई जानवर किसी और भेष में या शेप में चेंज हो जाए और वो भी मेरे वहां तक पहुंचने से पहले रास्ते से क्रॉस कर जाए। कई बार कोई ऐसे जानवर भी मेरे गाड़ी के आगे आ जाते थे जो उस जंगल में पाए ही नहीं जाते थे, लेकिन मैं इन सारी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। और मेरे गाड़ी में माँ ने एक ताबीज़ भी लटका रखा था और भगवान की फोटो भी थी, तो मैं इस चीज़ को लेकर निश्चिंत था कि कोई भी शक्ति मुझे चाहकर भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि एक तो दुर्गा माँ का आशीर्वाद, ऊपर से मेरी माँ का आशीर्वाद, तो आखिर कोई भी दुनिया की ताकत मुझे कैसे नुकसान पहुंचा सकती थी, क्योंकि माँ के चरणों में ही तो स्वर्ग है और मैं भी यही मानता था। इस हिसाब से मैंने देखा तो बहुत कुछ उस रास्ते में, लेकिन मुझे डर किसी चीज से नहीं लगा। और मैं हिल स्टेशन पे पला बड़ा हूँ, इसलिए मैंने अपने जिंदगी में बहुत कुछ देख रखा था। मुझे इन सारी चीजों से कोई खास डर नहीं लगता था। पहाड़ियों और जंगलों के बीच जो लोग भी रहते हैं, उन्हें इन सारी चीजों की आदत सी हो जाती है। हमारे घर के पीछे भी जो जंगल है, उसमें से रात में कभी कोई आवाज आती थी तो कभी कोई आवाज। हम बस एक ही रूल को फॉलो करते थे, हर चीज को इग्नोर करना और किसी भी आवाज पे ज्यादा रिएक्ट ना करना। वही सेम चीज मैं इस रोड पे, सड़क पे भी किया करता था। हर देखी अनदेखी चीज को इग्नोर करना और किसी भी चीज पे ज्यादा ध्यान न देना। हालांकि मेरे जो पड़ोसी थे वो पंडित जी थे और काफी पहुंचे हुए भी थे। उनका कहना यही था कि बेटा, अब तू कम से कम 2 महीने तक इस रास्ते से रात को मत आया जाया कर, क्योंकि ये 2 महीने बहुत खतरनाक हैं। इन 2 महीनों में कुछ भी हो सकता है। उन्होंने मुझे इसकी वजह तो नहीं बताई, लेकिन अगर वो कह रहे थे तो इसके पीछे जरूर कोई कारण होगा। मैंने भी सोचा कि हाँ, माता पिता और पंडित जी अगर सब लोग एक ही बात कह रहे हैं, तो मैं अब से यही करूंगा कि सिर्फ और सिर्फ दिन में ट्रैवल करूंगा या फिर सनसेट से पहले। मैंने यही फॉलो करना शुरू कर दिया। अब मैं वीकेंड्स पे या तो जल्दी ऑफिस से निकल जाया करता था ताकि मैं ड्राइव करके सनसेट होने से पहले पहले तक घर पहुंच जाऊं, या फिर अगले दिन निकलता था। इसके वजह से मुझे 2 महीनों तक सिर्फ माता पिता के साथ या तो एक दिन रहने को मिलता, या फिर अगर ऑफिस से जल्दी काम निपट जाता तो जल्दी जाकर मैं थोड़ा ज्यादा समय बिता सकता था। कुछ टाइम यूं ही चलता रहा। 1.5 महीना गुजर गया था, लेकिन एक वीकेंड मुझे ऑफिस से निकलने में लेट हो गया था, तो मैंने सोचा कि आज नहीं जाऊंगा। तब तक मेरा फोन बजा। मुझे पता चला कि माँ की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें तुरंत दवाइयों की जरूरत है। डॉक्टर हमारे गांव में छोटे मोटे डिस्पेंसरीज खोल के तो रखते थे, लेकिन ज्यादातर दवाइयों का अभाव था, इसीलिए सारी दवाइयाँ शहरों से ही लानी पड़ती थीं। उन्होंने मुझे फोन पे एक दवाइयों की लिस्ट बताई। मैंने भी तुरंत जाकर केमिस्ट के शॉप से दवाइयाँ ली और गांव के लिए निकल गया। लेकिन मैं ये भूल गया था कि अभी वो 2 महीना कंप्लीट नहीं हुआ है, और मैं तेजी से गाड़ी चला के अपने घर की तरफ निकल चला। काफी दूर तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन जब मैं उसी खंडहर वाले रोड पे पहुंचा जो कि जंगलों के बीच था, वहां अचानक से
मैंने एक लड़की को देखा। उसे चोट लगी हुई थी और वो सड़क के बीच में आकर लिफ्ट मांग रही थी। मैंने सोचा, इतनी रात गए, बेचारी चोट खाई हुई लड़की क्या करेगी। मैंने उसकी मदद करने के लिए गाड़ी को रोक दिया। गाड़ी रुकते के साथ वो लंगड़ाते हुए मेरे गाड़ी के पास आई। इसका मतलब उसके पैरों में भी चोट लगी थी और उसके सिर पे भी। वो ठीक से चल नहीं पा रही थी। मैंने गाड़ी से निकल के उसे सहारा देते हुए उससे पूछा, क्या हो गया मैडम आपको? आपको इतनी चोटें कैसे लगी? उसने एक तरफ को हाथ दिखाकर कहा कि किसी ने मुझे धक्का मार दिया और मैं गिर गई। उसकी स्कूटी उधर ही बगल में पड़ी हुई थी। इसका मतलब ये था कि वो अपने स्कूटी से जा रही थी और किसी ने उसे टक्कर मारी थी। मैंने कहा, स्कूटी को तो अभी नहीं लेके जा सकते, स्कूटी यहीं छोड़ दीजिए, मैं दिन में किसी से मंगवा लूंगा। आप गाड़ी में बैठ जाइए, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। मैंने उसके घर और परिवार के बारे में पूछना शुरू किया। इस बात को सुन के वो लड़की रोने लगी। उसने बताया, मेरे घर में कोई भी नहीं, यहाँ तक कि मेरा अपना घर भी नहीं। ये स्कूटी भी मेरे एक पहचान वाले की थी और मैं इस दुनिया में अकेली हूँ। मैं जॉब के इंटरव्यू के लिए शहर गई थी ताकि कुछ कमाने खाने का जुगाड़ हो सके, लेकिन वहाँ से आते आते मुझे काफ़ी देर हो गई और देर होने की वजह से और अंधेरे की वजह से मुझे काफ़ी डर लग रहा था। इसीलिए मैं तेजी से स्कूटी चला के जल्द से जल्द पहुंचना चाहती थी। इसी चक्कर में मेरा एक्सीडेंट हो गया। अब जिसकी ये गाड़ी है उसे मैं क्या जवाब दूंगी। और तो और मेरे घर में भी कोई नहीं है जो मेरे लिए कुछ करे। आप मुझे बस थोड़े आगे तक छोड़ दीजिए, मैं किसी तरीके से कुछ जुगाड़ कर लूंगी। उसने बताया कि जहां अब तक वो रहती थी वहां पे भी उसे आज निकाल दिया जाएगा, क्योंकि उसने वहां का रेंट पे नहीं किया था। उसके सामान की भी कुछ ही चीजें उसे मिलने वाली थी, क्योंकि मकान मालिक रेंट वसूलने के चक्कर में उसके ज्यादातर सामान को हथियाने के चक्कर में था। मैंने कहा, चलो चल के उस रेंट वाले से बात करते हैं। आखिर कोई लैंडलॉर्ड किसी का सामान यूं ही कैसे हथिया सकता है। उसने मुझे समझाते हुए कहा कि वो अंकल बुरे नहीं हैं। बुरे समय में उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया था, लेकिन वो भी अपनी आजीविका के लिए उसी घर के रेंट पर निर्भर हैं। आखिर वो कब तक मेरी मदद कर सकते थे, इसीलिए उन्होंने आज मुझे निकाल ही दिया। आप घबराइए मत, मैं अपना कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लूंगी। मुझे उस पर बहुत दया आई। मैंने कहा, चलिए पहले आपका बचा कुचा जो भी सामान मिलता है वो लेते हैं और अंकल से रिक्वेस्ट करते हैं। उसने अंकल से रिक्वेस्ट करने के लिए सिरे से नकार दिया, क्योंकि उसने सब करके पहले ही देख लिया था और वो अंकल को गलत साबित होते हुए नहीं देखना चाहती थी। मुझे दिल ही दिल लगा कि ये कितनी अच्छी लड़की है जिसने इसे घर से निकाला, उसकी तरफदारी में इतना कुछ कह रही है। फिर मैंने इसकी मदद करने की ठानी, लेकिन अभी तक मैं उसकी शक्ल को ठीक से देख नहीं पाया था। जब मैंने उसको बैठने के लिए बोला और वो बैठने के लिए अपने बालों को पीछे करते हुए आके मेरे सामने बैठी, तो गाड़ी के मंद मंद लाइट में वो बहुत ही खूबसूरत नजर आ रही थी और उसके सिर पे लगा हुआ चोट जैसे कि चांद पे लगा हुआ एक खूबसूरत सा दाग। हालांकि मैं लड़कियों में कभी भी इंटरेस्टेड नहीं रहा, लेकिन इस बार पता नहीं मुझे क्या हो गया था, जैसे उसके शक्ल का नूर मुझे उसके ओर खींच रहा था। मैं भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। मैंने बोला, इसकी मदद चाहे ये खूबसूरत हो या ना हो, करने तो मैं वाला ही था, तो अभी भी मैं इसकी मदद जरूर करूंगा। मैं उसके साथ उस जगह गया जहाँ पे पहले वो रहती थी। उसने मुझे अपना घर दिखाया, लेकिन बाहर से। उसके बाद हम लोगों ने जाकर उसके सारे बचे हुए सामान को उठाया। मैंने वो सामान डिक्की में रखी। वो हमें मना करती रही, बोलते रही, कोई जरूरत नहीं आपको मेरी मदद करने की, मैं अकेले मैनेज कर लूंगी। मैंने वैसे भी काफी समय तक अकेले ही मैनेज किया। मुझे लगा शायद वो ये समझ रही है
कि मैं अकेले रहता हूँ, इसीलिए हेजिटेट कर रही है। इस चीज को भांपते हुए मैंने उसे पूरी बात बताई कि मैं अपने माँ को देखने जा रहा हूँ, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, मैं आपको मनाने में और बाकी सारे फॉर्मेलिटीज में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। जो भी बहस करनी है गाड़ी में बैठ के करते हैं, इससे हम दोनों का समय बचेगा, क्योंकि मुझे जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना है। उसने पूछा, क्या हो गया आपकी माँ को? मैंने बताया, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है और मैं अपने माता पिता के साथ रहता हूँ। शहर में मैं नौकरी के लिए रहता हूँ, इसीलिए आपको मैं उस रास्ते में मिला, क्योंकि मैं शहर में अपनी नौकरी को करके, अपना जॉब निपटा के, अपने काम को खत्म करके उस रास्ते से अपने माँ के लिए दवा लेके जल्दी जल्दी में निकल रहा था। इसीलिए तो मैंने आपको बोला जल्दी से गाड़ी में बैठिए, क्योंकि मुझे जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना था। इसीलिए मैंने आपके सामान को लेने के लिए भी हड़बड़ी दिखाई। हालांकि मेरी माँ मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप जैसी किसी भी अबला को मैं सड़क पे यूं ही तो नहीं छोड़ सकता। मेरे माँ के ही संस्कार हैं जिन्होंने मुझे ये सिखाया है कि किसी भी ज़रूरतमंद को ज़रूरत के समय पे यूं ही नहीं छोड़ते। इसीलिए मैंने आपकी मदद की, इसमें कोई भी स्वार्थ नहीं था और ना ही मैं आप पे एहसान कर रहा हूँ। बातें यूं ही चलती रही और थोड़े देर में मैं अपने घर पे था। मैंने तुरंत गाड़ी में से निकल के अपने घर की तरफ कदम बढ़ाए। वो भी मेरे साथ चल पड़ी। अभी तक उसने मुझे अपना नाम तक नहीं बताया था और मुझे भी याद नहीं था कि उसका नाम पूछ लूं। मैं तुरंत अपने माँ के पास गया। मैंने माँ को दवाइयाँ दी। माँ ने मुझे देखकर काफ़ी खुशी दिखाई और माँ की तबीयत पहले से थोड़ी बेटर तो लग रही थी, लेकिन शायद माँ मुझे दिखाने के लिए सिर्फ अपने तबीयत अच्छा होने की बहाने को कर रही थी। फिर उस लड़की ने मुझसे और पिताजी से क्या हुआ कैसे हुआ सारी जानकारी ली। सारी जानकारी लेने के बाद उसने कहा, इसका इलाज तो आपके घर में पीछे जो पेड़ है उससे भी हो सकता है। मैंने पूछा, मेरे घर में जो पेड़ है उसके बारे में तुम्हें कैसे मालूम? उसने बोला, अभी जब मैं तुम्हारे साथ आ रही थी तो मैंने कई सारे पेड़ों को देखा और मुझे जड़ी बूटियों के बारे में बहुत अच्छे से मालूम है। मुझे लगा कि क्या सच में ये लड़की जड़ी बूटियों के बारे में जानती होगी, लेकिन मैंने सोचा पेड़ पौधों से बने हुए दवाई से क्या नुकसान हो जाएगा। पहले भी तो लोग पेड़ पौधे से बड़े हुए जड़ी बूटियों से ही अपनी जिंदगी के सारे बड़े बड़े मसले सॉल्व करते थे। पिताजी ने भी हामी भर दी। माँ भी मना नहीं कर रही थी, तो वो गई और कुछ पत्ते तोड़ कर लाई, पीस कर माँ को पिला दिया। माँ को वो जड़ी बूटी पीते के साथ कुछ सेकंडों में ही अच्छा फील होने लगा। मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगा। जो बात जो काम वो दवाइयाँ ना कर सकी, वो इसके जड़ी बूटियों ने कर दिखाया था। माँ की हालत काफी हद तक अब ठीक हो चुकी थी। अब पिताजी ने कहा कि चलो, जिस मेहमान को लेके आए हो उसे कुछ खिलाओगे नहीं क्या? भूखे ही सुलाने का इरादा है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा साइड में ले जाके कि आखिर ये लड़की है कौन। अब मैं उन्हें क्या बताता, मुझे तो इसका नाम तक नहीं मालूम था। मैंने कहा, ऐसी ऐसी बात है। सब कुछ उनको सिलसिलेवार तरीके से बताया। उन्होंने कहा, तुमने ठीक ही किया, बेचारी ऐसे वक्त में और इतनी रात में कहाँ जाती। कोई बात नहीं, कल सुबह देखेंगे क्या करना है। मैंने डिनर के बाद उससे बोला, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम सुप्रिया है। मैंने बोला, सॉरी, मैं इतने देर बाद तुमसे तुम्हारा नाम पूछ रहा हूँ। हालांकि ये लग तो बहुत अजीब रहा है, लेकिन इतने हड़बड़ी में मैं ये भूल ही गया था कि मैं तुम्हें अपना नाम बताऊं या तुम्हारा नाम पूछूं। मैंने फिर अपना नाम भी बताया। उसने मुझे हर चीज़ के लिए थैंक यू कहा और कहा कल सुबह होते के साथ वो यहाँ से चली जाएगी। लेकिन अगले सुबह का माहौल ही कुछ और था। अगले सुबह माँ पूरी तरीके से ठीक हो चुकी थी। माँ ने उससे मिलते के साथ उसका धन्यवाद किया। पिताजी ने भी उसको धन्यवाद किया। मैंने भी उसे धन्यवाद किया। उसके बाद माँ और पिताजी के मन में ये बातें चलने लगी कि किसी और से नहीं तो इसी से शादी करा देते हैं, क्योंकि सुप्रिया देखने में भी बहुत खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती देखकर
माता पिता को भी लगा इससे अच्छी बहू तो शायद हम भी नहीं ढूंढ पाएंगे। ऊपर से ये संस्कारी भी लग रही है और जरूरत की मारी भी लग रही है और बेचारी भी लग रही है। फिर मेरे माता पिता ने मुझे साइड में ले जाकर मुझे अपने दिमाग में चलने वाली बातों को बताया। मुझे भी इस बार कोई आपत्ति नहीं थी। मैं कहना तो ना था, लेकिन मेरे मुंह से ना निकला ही नहीं। उसके बाद मेरे माता पिता बहुत खुश हो गए। हालांकि उन्होंने थोड़ी मेरी टांग भी खींची कि आज तक जब भी हम शादी की बात करते थे तो तुम्हें पता नहीं क्या हो जाता था, लेकिन इस बार तो तुम ना तक नहीं बोल रहे। इसका मतलब हम हाँ समझेंगे। उन्होंने मेरी शादी की बात सुप्रिया से की। बोला कि ऐसी ऐसी बात है बेटा, ये मत समझना कि हम लोगों ने तुम पे कोई एहसान किया है, उसका बदला मांग रहे हैं। मेरे बेटे की शादी कराने के लिए हम लोग बहुत समय से एक लड़की ढूंढ रहे थे और उसे भी तुम पसंद हो। क्या तुम उससे शादी करना चाहोगी? वो थोड़ी देर तक तो चुप रही, उसके बाद वो रोने लगी। उसने कहा, आज तक मुझे माता पिता का प्यार नहीं मिला, लेकिन आप लोगों के बीच आकर मुझे भी यहाँ से कहीं जाने का मन नहीं कर रहा था। मैं अपने दिल पे पत्थर रख के वहाँ से जाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन आप लोगों की ये बात सुन के अब लगता है बस यहीं ठहर जाऊं और आप ही लोगों के साथ जिंदगी बिता दूं। उसके बाद मेरे माता पिता ने हम दोनों की शादी तय कर दी। फिर बहुत धूमधाम से सभी लोगों को बुलाकर सभी मेहमानों के सामने हम दोनों की शादी हुई। शादी होने के बाद हम दोनों ने बहुत अच्छे से जिंदगी की शुरुआत की। सारी चीजें बहुत अच्छी चल रही थी। मैं हमेशा वीकेंड में वापस अपने घर आता, अपने परिवार के साथ और अपनी बीवी के साथ समय बिताता। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। धीरे धीरे कुछ दिन बाद पता चला मेरी बीवी प्रेग्नेंट है। ये बात सुन के हमारी खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। हम सभी बहुत ज़्यादा खुश थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन हमारी खुशियों को ग्रहण लगने वाला था और हमें ये बात पता ही नहीं थी। उसके बाद सब कुछ नॉर्मल तरीके से चलने लगा। मैंने अपनी बीवी की चेकअप वगैरह और बाकी सारी ज़रूरत की चीज़ें करवाई। सारी मल्टीवाइटमिन्स वगैरह जो भी ज़रूरत था वो सारी चीज़ें ला के दी। उसके बाद सब कुछ वैसे ही चलने लगा। उसने भी अपना ख्याल अच्छे से रखना शुरू कर दिया था। मेरी माँ भी दिन रात उसके तीमारदारी में लगे रहती थी कि उसे अच्छे से एक स्वस्थ बच्चा हो। सब कुछ यूं ही चले जा रहा था। उसी दौरान एक दिन जब मैं अपनी बीवी को लेके डॉक्टर के पास गया हुआ था, तभी पंडिताइन मेरी माँ के पास आई और उन्होंने बोला, आपकी बहू कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। कुछ दिनों पहले हमारे घर से 10 घर दूर किसी की मौत हुई थी। आपने सुना था क्या? माँ ने कहा, हाँ मुझे पता तो चला था, लेकिन मैंने तो ये सुना था कि उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी। पंडिताइन ने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। उस रात मैं भी बाहर ही थी। मैं पंडित जी का इंतजार कर रही थी। वो कहीं पूजा करवाने के लिए गए हुए थे। फाइनली जब वो काफी देर तक नहीं आए तो मैं उन्हें ढूंढने के लिए सड़क पे निकली। तभी मैंने देखा कि आपकी बहू। इसी दौरान मेरी माँ ने उन्हें चुप कराते हुए कहा, सोच समझ के बोलिए, आप मेरे बहू के बारे में बात कर रही हैं। उसके बाद पंडिताइन ने कहा, सोच समझ के ही बोल रही हूँ। मैं खुद उसे बहुत संस्कारी लड़की समझती थी, इसीलिए माँ को लग रहा था कि वो उसके कोई कुकर्म गिराने वाली है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। पंडिताइन ने आगे बताया कि वो वहां से अकेले जा रही थी, तो मैंने उसका पीछा किया। जब मैं उसके पीछे पीछे कुछ दूर तक गई तो वो उसी इंसान के पास पहुंची और उसने कहा, तुझे मेरे बारे में सारा सच पता चल चुका है। तू अब जीने का अधिकारी नहीं। मुझे पता है कि कल सुबह तू सभी को मेरे बारे में सब कुछ बताने वाला है। फिर उसका रूप बदल गया और उसने उस इंसान को मार डाला, लेकिन इस तरीके से मारा कि लोगों को लगे कि वो हार्ट अटैक से मरा है, क्योंकि उसने अपना असली शक्ल दिखाया और उस शक्ल को देख के वो डर के मारे मर गया।
ये सारी बातें सुन के माँ को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि आप अब बहुत ज़्यादा बोल रही हैं। अब आप रहने दीजिए, मेरे बेटे को आने दीजिए, मैं उससे बात करूंगी। पंडिताइन ने कहा, बात ज़रूर कीजिए अपने बेटे से, लेकिन ध्यान रखिएगा कि उसके बीवी को कुछ पता ना चले, आपकी बहू इस बारे में जान ना पाए कि मैंने आपको कुछ बताया है, नहीं तो कल सुबह मेरी भी लाश मिलेगी। माँ ने हामी भर दी। उसके बाद वो मेरे आने का इंतजार करने लगी। जब मैं आया तो बहू को अंदर की तरफ भेजकर माँ ने मुझे साइड में ले जाके बात शुरू की। मेरे बीवी को कुछ भी अजीब ना लगा, क्योंकि अक्सर हम माँ बेटे कहीं पे भी बैठ के यूं ही बात करने लगते थे। इसीलिए उसने भी कमरे में जाके दरवाजा अंदर से लगा लिया। फिर पंडिताइन के कहे हुए एक एक शब्द को उसी तरीके से माँ ने मुझे बताया। मैंने भी माँ को बोला, आपने ठीक ही किया माँ, वो कुछ भी कह रही हैं, मेरे साथ रहती है सुप्रिया, मुझे पता तो चल ही जाता वो कुछ भी बोल रही हैं और आप कुछ भी मान रही हैं। लेकिन माँ को एक चीज़ खटक रही थी कि वो लड़की मुझे वहीं मिली थी जहाँ चुड़ैलों का बसेरा माना जाता है। ये बात सुनते के साथ मुझे भी ये बात खटकने लगी, क्योंकि ये बात तो सच थी कि मुझे वो एग्जैक्ट उसी जगह पे मिली थी जहाँ ये चीज़ मानी जाती है। मुझे थोड़ा अजीब लगने लगा। मैंने कई बार खुद को समझाया, ये कैसे हो सकता है, वो मेरे साथ रहती है, मैं उससे इतना प्यार करता हूँ, वो मेरा इतना सेवा करती है, मेरे माता पिता का सेवा हर चीज़ बहुत सलीके से करती है, ऐसा कैसे हो सकता है। मेरे दिमाग में अब खुद से ही जंग चल रही थी। मैं इस चीज़ को लेके काफ़ी परेशान था, लेकिन माँ के समझाने पे माँ ने कहा कि एक बार तू चेक करके देख ले, रात के किसी एक स्पेसिफिक पहर पे वो उठ के चली जाती होगी, तुझे पता नहीं चलता होगा। आज रात तू सो ही मत, बस ध्यान रख कि वो उठ के जाती है या नहीं, और अगर वो उठ के जाती है तो तू मुझे भी उठा देना। हम दोनों जाके चेक करेंगे कि वो उठ के जाती है तो कहाँ जाती है, और अगर नहीं जाती तो साफ हो जाएगा कि हम लोगों का शक बेबुनियाद है। हर हालत में हमें कुछ न कुछ सच्चाई तो पता चल ही जाएगी, इसीलिए ये करना ज़रूरी था। मैंने भी उस वाइफ पे जिस पे इतना प्यार निछावर किया था, आज शक करने वाला था। आज मैं उसका अग्नि परीक्षा और भी पता नहीं क्या क्या परीक्षा लेने वाला था, क्योंकि मुझे ये जानना बहुत ज़रूरी था कि क्या इसमें रत्ती भर भी सच्चाई है या नहीं। ऐसा ही हुआ। मैं रात में जब उसके साथ सोया, वो चुपके से उठी। काफ़ी देर हो चुकी थी, तकरीबन 2-2:30 बजे रात के समय। वो उठकर बाहर की तरफ चली गई और जाकर उसने अपना भेष बदल लिया और वो पंडिताइन के घर की तरफ बढ़ने लगी। मैं और माँ भी उसके पीछे पीछे लग गए। काफ़ी दूर तक उसका पीछा करने के बाद और उसकी डरावनी रूप को देखने के बाद हम लोग अंदर ही अंदर विचलित तो हो रहे थे, लेकिन हमें यह भी जानना था कि आखिर वो करने क्या जा रही है। तभी माँ के पैर से एक लकड़ी टूटी और उस आवाज से वो पलटी और उसने पलट के कहा, माँ जी, आप क्यों जानना चाहती थी मेरे बारे में? देख लीजिए मेरा असली रूप। और मैं ये जान गई थी कि आप लोग मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, और मुझे ये भी पता चल गया था कि पंडिताइन को पता चल चुका है और उसने मुझे बता दिया है, क्योंकि शायद आप लोग ये नहीं जानते, मुझ में असीम ताकत है और मैं कुछ भी सुन सकती हूँ, कितने दूर तक का भी। और जब आप और ये बात कर रहे थे तो मैंने सब कुछ सुन लिया था। मुझे पता चल चुका है कि पंडिताइन सब कुछ जानती है। अब मैं उसे भी नहीं छोड़ सकती। हाँ, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ भी नहीं करूँगी, क्योंकि आप लोगों से मुझे सच में लगाव हो गया है। अगर आप लोगों को मुझसे कोई तकलीफ है तो वैसे भी मैं इस बच्चे के होते के साथ आप लोगों को छोड़ के चली जाऊंगी। हम चुड़ैलों को हर 250 साल के बाद अपने ही बच्चे की बलि देनी पड़ती है अपने जिंदगी को बनाए रखने के लिए।
ये सारी बातें सुनकर मेरा डर और खौफ कहीं हवा हो चुका था, क्योंकि वो हमारे बच्चे को मारने की बात कर रही थी। मैंने उससे पूछा, तुम हमारे बच्चे को कैसे मार सकती हो, और आखिर कितने साल और जी लोगी, कितनी उम्र है तुम्हारी? उसने कहा, हजारों साल की उम्र है मेरी। मैं हजारों साल से जी रही हूँ। मैंने इस दुनिया को परिवर्तित होते हुए देखा, लोगों को अपने लालच के लिए एक दूसरे को मारते देखा। मैंने इस दुनिया में बहुत बदलाव देखे हैं, तो मैं इस छोटे से चीज के लिए क्यों अफसोस करूं? लोग अपने फायदे के लिए अपने रिश्तेदारों को, अपने पहचान वालों को, यहाँ तक कि अपने भाई बहनों को, माता पिता को भी मार डालते हैं। तो अगर मैं अपने एक बच्चे की बलि दे देती हूँ, तो उससे तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? असलियत में हम लोग इस 2 महीने के दौरान सब लोग किसी न किसी आदमी के साथ जुड़कर अपने बच्चे पैदा करने की कोशिश ही कर रहे थे। इसीलिए धीरे धीरे वहां से सारे लोग, सारी चुड़ैलें गायब हो रही थी, क्योंकि सभी को अपने बच्चे को पैदा करके और उसकी बलि देनी थी, ताकि वो लोग और 250 साल तक निश्चिंत होकर उस जंगल में आराम से रह सके। मुझे भी यही करना था, इसीलिए मैंने तुम्हें पसंद किया। मैंने तुम्हें कई बार आते जाते देखा था, और मैं इंतजार कर रही थी कि तुम अगली बार कब आओगे। जब तुम अगली बार अकेले मिले, तो मैंने तुम्हें पकड़ लिया, क्योंकि मैं जानती थी कि तुम दिल से अच्छे इंसान हो। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतने अच्छे इंसान हो। मैं सच में तुमसे प्यार करने लगी। लेकिन अगर मैंने इस बच्चे की बलि नहीं दी, तो अगले 60-70 सालों में मेरी जान चली जाएगी। मैं भी तुम ही लोग जैसे बूढ़ी होकर मर जाऊंगी। मुझे भी बीमारियां होंगी, मुझे भी तुम लोग जैसा कमजोरी होगी। ये मुझे नहीं चाहिए। फिर मैंने उसे समझाया कि क्या कर लोगी इतना लंबा जीकर, अगर कोई अपना ही ना होगा साथ। इसीलिए मेरे हाथों में दे दो अपना हाथ। उसका भी गुस्सा अब हवा होता हुआ नजर आ रहा था। मेरी माँ ने भी उसे बहुत समझाया, क्योंकि मेरी माँ भी उसे दिल से बहू मानती थी। मेरी माँ और मेरे समझाने पे उसने कहा, ठीक है, लेकिन पंडिताइन को तो मारना ही पड़ेगा, नहीं तो वो हर किसी को बता देगी। हम लोगों ने कहा, नहीं, कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा, तुम फिक्र मत करो। उसने कहा, ठीक है, अगर तुम लोग कहते हो तो मैं उसे मारूंगी नहीं, लेकिन तुम लोग यहीं रुको, मैं तुरंत आती हूँ। वो गई और उनके घर के पास से थोड़ी ही देर में घूम के वापस आ गई। हम लोगों ने फिक्र करते हुए पूछा कि तुमने कहीं उसे मार तो नहीं दिया? उसने कहा, नहीं, मैंने उन्हें मारा नहीं है। उसके बाद हम लोग अपने घर चले गए। अगले दिन पता चला कि पंडिताइन की आवाज चली गई है, और वो अब कुछ कह नहीं पा रही। इस वजह से वो अब किसी को नहीं बता पाएगी कि मेरी बीवी क्या है। हम लोग इसी तरीके से जिंदगी जीने लगे, और उसके बाद हमारा बच्चा हुआ। उस बच्चे को लेकर इतनी ममता, इतना प्यार, ये देख के कोई नहीं बोल सकता था कि मेरी बीवी क्या है। वो बहुत अच्छे से उसे पाल रही थी, पोस रही थी, और बहुत प्यार लुटा रही थी। काफी अच्छी बहू की तरह घर का सारा काम भी कर रही थी। लेकिन एक दिन जब उसका ध्यान सारी चीजों से हट चुका था और हमारे परिवार और बच्चे पे आ गया था, उस दिन पंडिताइन की आवाज वापस आ गई, और पंडिताइन ने हर किसी को चीख चीख के बता दिया कि मेरी बीवी क्या है और कौन है। हमारा बच्चा हालांकि अब 5 साल का हो चुका था, लेकिन ये सारी बातें जानने के बाद वो पंडिताइन को मारना नहीं चाहती थी, क्योंकि अब वो किसी को भी नहीं मारना चाहती थी। तो उसे हमें छोड़कर जाना पड़ा। उसके जाने के बाद हम लोग दुखी तो बहुत हुए, लेकिन हम लोग कुछ कर तो नहीं सकते थे। इसीलिए हम लोगों ने इसे ही अपना भाग्य समझा। लेकिन इन सारी घटनाओं के ठीक 1 महीने बाद रात में अचानक से वो वापस आई, और उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ अब रह तो नहीं सकती, लेकिन हम लोग मिले जुलेंगे जरूर। वो मुझसे ज्यादा अपने बच्चे से मिलने आई थी, और आज भी वो मेरे बच्चे से और मेरे परिवार से मिलने जरूर आती है। हाँ, इसीलिए लोग कहते हैं कि प्यार किसी को भी बदल सकता है। हालांकि अब उस पे उम्र का असर दिखने लगा है,
क्योंकि उसने अपनी आखिरी बलि जो नहीं दी। अब वो भी बुजुर्ग हो जाएगी, वो भी कमजोर पड़ेगी, वो भी बीमार पड़ेगी और एक दिन हम इंसानों के जैसे ही मर जाएगी। ये अच्छा ही है, क्योंकि अब मैं भी धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा हूँ, मेरी भी उम्र बढ़ रही है और उसकी भी। हम दोनों एक आम इंसान की तरह बूढ़े हो रहे हैं और शायद साथ में मर भी जाएं। आज की कहानी में बस इतना ही। आप लोग ये जरूर बताइएगा कि क्या सच में ऐसा हो सकता है या नहीं। खैर, कोई माने या ना माने, लेकिन जिन्होंने हमें ये कहानी भेजी है उनका मानना तो यही है कि यही सच है। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं, और ऐसी ही मनोरंजक कहानियों के लिए हमारे प्लेलिस्ट को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। कल फिर मिलेंगे एक और भी अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।